हेलो बच्चों, वेलकम टू नुविक्सा एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 9। लेक्चर 8 में हमने पढ़ा था श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 9 में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम वहन पढ़ेंगे। श्वासोच्छ्वास यानी कि एक बार हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। जैसे कि फेफड़े, वायु जो है पर्यावरण में हमारी जो वायु है उसको फेफड़े तक ले जाना और फिर फेफड़े से उसे पुनः बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं वहन। वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। वहन क्या होता है? किसी सजीव प्राणी के अंदर चलने वाली जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं को बाह्य वातावरण, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, भोजन तथा पानी की आपूर्ति निरंतर बनी रहे। यानी कि जैसे कोई सजीव प्राणी जो है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे जो फिर टॉपिक में दिया हुआ है, जो सजीव प्राणी है उसके अंदर किसी जैविक क्रिया को करने के लिए पूरी तरह से जैविक क्रिया में क्या क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ में हमारे जो प्रोटीन्स, विटामिन और ये हार्मोन्स हो गए, ये सब जो पोषक पदार्थ हमारे होते हैं, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। और ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप लोग सोचिए, अगर आप लोगों का ब्लड जो है एक जगह पर रुक जाए तो क्या होगा? क्या आप लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं, आप सब जीवित नहीं रह पाएंगे अगर ब्लड एक जगह पर रुक गया। अगर आपने जो भोजन खाया उस भोजन का पाचन नहीं हुआ, उस भोजन का वहन नहीं हुआ अच्छी तरीके से पूरे बॉडी में, मतलब कि उसका ऐसे फैलाव नहीं हुआ, उससे जो पोषक पदार्थ मिले हमें वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? हमारा शरीर क्या ग्रो कर पाएगा? अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए जो वहन की प्रक्रिया है वो एक सजीव प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, भोजन तथा पानी की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, इसीलिए वहन की प्रक्रिया को करना आवश्यक होता है। ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे कि मानव में वहन जो है वो किस प्रकार होता है। आप लोग इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम मानव में वहन पूरी तरीके से। मानव में वहन जो होता है, एक होता है रुधिर के द्वारा और एक होता है हार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को रुधिर के द्वारा बताएंगे, उसके बाद हार्ट के द्वारा। आप लोग इसे लिखिए, फिर हम बताते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो है मानव में वहन, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है। रुधिर जो होता है, और रुधिर में जो रुधिर के प्रकार होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा और ये सब जो इनके पार्ट्स होते हैं, इन सबको जानेंगे ये सब किस प्रकार से हमारे एक जगह से, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मानव में वहन है उसमें हम रुधिर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा एक है हार्ट के बारे में, उसको इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। ब्लड जो है, हमारे शरीर का रुधिर भी अन्य ऊतकों की भांति एक जीवित ऊतक है। यानी कि जो हमारे शरीर का रुधिर है, शरीर में जो हमारी शरीर जो है वो बहुत सी ऊतकों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। तो उसी की भांति एक जीवित ऊतक है जो रुधिर होता है। अन्य ऊतकों के विपरीत रुधिर तरल रूप में होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो तरल रूप में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तरल ऊतक भी कहते हैं। यानी कि ये और ऊतक जो होते हैं वो तरल नहीं होते हैं, अन्य ऊतक जो होते हैं, लेकिन जो हमारा रुधिर होता है ये जिस ऊतक से बना हुआ है ये तरल फॉर्म में होता है, यानी कि जैसे लिक्विड जो होता है उस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ऐसे देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि मतलब एक जगह से ऐसे मतलब ऐसे गिरा दो तो पूरा मतलब तुरंत फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्लड की थोड़ी सी मतलब ड्रॉप लो, ऐसे करके उंगली पे ऐसे थोड़ा डालो, तो ऐसा नहीं है कि ब्लड, जैसे देखो अभी हाथ में सुई एक चुभाओ, एक निडल ऐसे थोड़ा सा ऐसे करो तो उसमें से मतलब हल्का सा जो ब्लड निकलता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा एक ही बार में से निकलकर पूरा फैल जाता है तुम्हारे उंगली पे। अभी पानी डाल के देखो और थोड़ा सा ब्लड, तो ऐसा नहीं लगेगा कि पानी की तरह मतलब एकदम तुरंत फैल जाएगा, वो थोड़ा सा हल्का चिपचिपा होता है। इस तरह से जब हाथ पे ऐसे लेके करोगे ब्लड, कभी अगर करना तो जैसे जरूरी नहीं है कि ब्लड से काट के ऐसे तुरंत चेक करने लगो, अगर जरूरत पड़ी, अगर मतलब कि आप लोगों को क्रिया विधि करनी है उसकी, तो हल्की सी निडल बस चुभा के देखना, तो ब्लड जो है बहुत ही छोटे, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट ऐसे निकलेगा जरा सा, और वो ऐसे बड़ा सा गोले फॉर्म में ऐसे फैल जाएगा, क्योंकि वो अपना एक मतलब कि कवच बना लेता है इस प्रकार से, इसीलिए वो बहुत दूर तक नहीं फैलता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, लाल रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 4.5 लीटर रुधिर होता है, यानी कि 4 से 5 लीटर के लगभग, एक जैसे कि एक एडल्ट ह्यूमन की बात किया जाए, एक मतलब कि 25 से 26 साल के एज का मतलब आदमी हो कोई, उसके शरीर में अगर रुधिर की मात्रा देखी जाए लगभग तो 4 से 5 लीटर के लगभग होता है। ठीक है।
जो मतलब कि ठीक है, अगर इतना ब्लड है इतने एज के इंसान में तो मतलब कि ब्लड की ये नहीं कहा जाएगा कि इनको ब्लड कम है, ठीक है, इतना ही मतलब ब्लड परफेक्ट होता है किसी भी इंसान के लिए, एक एडल्ट मनुष्य के लिए, जो शरीर के भार का लगभग 6 से 7% होता है। अब देखिए हमारा जो बॉडी है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां हमारी हैं और हमारी जो स्किन है बस इसी से हमारी बॉडी का मतलब कि वेट मापा जाता है। हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारे शरीर के रुधिर का भी मतलब कि उसमें शामिल होता है वेट। वो कितना परसेंट उसका भाग होता है, 6 से 7%, यानी कि लगभग अगर 10% है तो उसका 6 से 7% तो यही हो जाता है, रुधिर हो जाता है। उसके बाद जो बचता है और सब लसिका है और बोन्स है, हमारी स्किन है, ये सब कुछ मांसपेशी है, ये सब कुछ अपना मतलब कि भार बना लेती हैं, ठीक है। रुधिर एक हल्के पीले रंग के द्रव यानी कि प्लाज्मा तथा उसमें तैरती कोशिकाओं का बना होता है। अब देखिए रुधिर जो होता है एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है, उसके अंदर जो है तैरता रहता है। प्लाज्मा जो होता है वो किस कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, उसी में तैरती कोशिकाओं का बना होता है। हमारी जो रुधिर होता है, रुधिर हमारा जो है वो एक कोशिका होती है, उसमें तैरता रहता है, ठीक है, किस कलर के, पीले रंग का। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं, हमारा अगला पॉइंट है रुधिर के घटक, ठीक है, रुधिर के घटक इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे पूरा, लिख लीजिए इसे। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रुधिर के घटक, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। रुधिर के क्या क्या घटक होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रुधिर के निम्नलिखित दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला जो होता है वो है प्लाज्मा और दूसरा जो है वो है रुधिर कणिकाएं। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लाज्मा हो गया। रुधिर कणिकाएं जो होती है वो, रुधिर कणिकाओं के भी कई प्रकार होते हैं। जब हम रुधिर कणिकाएं पढ़ाएंगे तब वो सब आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा। यह रुधिर का निर्जीव द्रव भाग है जिसमें सजीव कोशिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर का निर्जीव द्रव भाग होता है, यानी कि लिक्विड भाग होता है उसका, रुधिर का, जिसमें सजीव कोशिकाएं तैरती रहती हैं। जैसे हमने अगले जो अभी टॉपिक बताया था इसके पहले, उसमें बताया था ना कि जो रुधिर होता है वो एक सजीव ऊतक है जिसमें जो प्लाज्मा में तैरता रहता है सजीव कोशिकाओं में, वही यह रुधिर का निर्जीव द्रव भाग होता है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव होता है और जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीव होती हैं, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव द्रव भाग है, लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीव कोशिकाएं होती हैं जो इसमें तैरती रहती हैं। इसकी रचना में लगभग 92% जल होता है। कितना, जो प्लाज्मा होता है इसकी रचना में लगभग 92% जल होता है, यानी कि ये शरीर में जितना परसेंट प्लाज्मा होता है उसकी रचना में ये 92% इसके अंदर जल पाया जाता है, जिसमें अन्य वस्तुएं घुली रहती हैं। अन्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, ये घुली वस्तुएं यूरिया हो गया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, हार्मोन, श्वसन गैसें आदि। यानी कि जो हमारी यूरिया होती है, ग्लूकोज होता है और अमीनो अम्ल, हार्मोन हो गया, श्वसन गैसें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ग्लूकोज हो गया एडीपी और एडीपी के फॉर्म में होता है, ठीक। इसके अतिरिक्त रुधिर में कुछ प्रतिरक्षी अथवा एंटीबॉडीज होती है जो हम आप लोगों को रुधिर कणिकाओं में पढ़ाएंगे, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, लेकिन ये चीज आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि यह रुधिर का निर्जीव द्रव भाग है, लेकिन जो इसमें कोशिकाएं होती हैं वो सजीव होती हैं। और इसमें मतलब कि कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं है जो आप लोग बहुत याद करने की कोशिश करें, ठीक है, और सब एकदम आसान है। बस यही चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे तो आप लोगों को तुरंत दिख जाएगा ये कि रुधिर का निर्जीव द्रव भाग होता है और जिसमें जो कोशिकाएं तैरती रहती हैं वो सजीव होती हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को रुधिर कणिकाएं और इसके प्रकार बढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं, ठीक है, यानी कि ब्लड सेल्स और कार्क सेल्स। रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सेल्स और कार्क सेल्स। यह रुधिर का 45% भाग बनाते हैं, यानी कि जो हमारी रुधिर कणिकाएं होती हैं ये रुधिर में, पहली बात तो ये कुछ रुधिर में जो है प्लाज्मा आ जाता है, उसके बाद जो है रुधिर कणिकाएं होती हैं, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं उसके। तो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 45% भाग बनाती हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग बनाता था रुधिर का। रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसके कई प्रकार होते हैं। हमने पहले भी टॉपिक में कहा था कि आगे बताएंगे कि रुधिर के कितने प्रकार होते हैं। तो रुधिर कणिकाएं जो है निम्न प्रकार की होती है। पहला होता है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा होता है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, कौन सी, अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो रेड
ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं की बात करें तो ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, रुधिर प्लेटलेट्स। यानी कि आप लोगों ने प्लेटलेट्स तो बहुत बार सुना होगा कि मतलब जैसे होता है ना, इस समय गर्मी चल रही है तो गर्मी के मौसम में अक्सर जैसे अगर हॉस्पिटल, छोटे से भी हॉस्पिटल चले जाओ तो बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका प्लेटलेट्स डाउन होगा। तो हम उसको भी आज आप लोगों को बताएंगे कि प्लेटलेट्स कितने काउंट का होता है, कि जब ये बोला जाए कि हाँ इनका प्लेटलेट्स डाउन हो चुका है, इनका प्लेटलेट्स बढ़ गया है, ठीक है, ये भी बताएंगे। लाल रुधिर कणिकाएं, सबसे पहला जितना हमारा जगह था उसमें हमने लिख दिया है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। इसको जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, ये रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, आपके मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछ सकता है ये, कि लाल रुधिर कणिकाओं को एक और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं, इरेथ्रोसाइट्स को। इसे आप लोग अलग से लिख लेंगे, ठीक है। यह कोशिकाएं यह कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती है। कशेरुकी जंतुओं में कौन से होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, और जो जानवर होते हैं गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ हो गए। अगर हम बात करें जैसे पक्षी हो गए, तो पक्षियों में नहीं पाया जाएगा ये वाला, मतलब कि ये पाया जाएगा लेकिन उनमें थोड़ा कुछ अलग होता है जो है, उसको जब हम आप लोगों को पक्षी के बारे में पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसको, जो है ये कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी तथा केंद्रक रहित दोनों ओर से पिचकी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डायग्राम बनाया है, रफली डायग्राम बनाया है इसका, क्योंकि उसमें जो बुक में हमारा डायग्राम दिया हुआ है उसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे फिल किया हुआ है पूरा, आप लोग देख लीजिए इस तरह से, मतलब कि पूरा ऐसे भरा हुआ है, इस तरह से खाली नहीं होता है, लेकिन हमने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है इसको बीच में खाली रखा था। इस तरह से पूरा ये भरा हुआ होता है, किससे, लाल रुधिर कणिकाओं से, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे अगर भरते पूरा, और पूरा अगर फिलअप कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, जो है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी तथा केंद्रक रहित होती हैं। इसमें एक पॉइंट और होता है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, केंद्रक रहित होती हैं। जो मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि किस जानवर के रेड ब्लड सेल्स में जो है केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि हाँ इस जानवर के ब्लड में जो है केंद्रक पाया जाता है, तो मुझे लगेगा हाँ आप लोगों ने इसे पूरा वीडियो देखा था, ठीक। तथा दोनों ओर से पिचकी होती है। यहाँ पर डायग्राम देखिए, मतलब कि इस तरह से ऐसे आके रखेंगे, उसके बाद ऊपर से इस तरह से हुई है, ठीक है। आप लोगों के पास बुक होगा, चाहे एनसीईआरटी का होगा या फिर किसी भी राइटर का बुक होगा, उसमें आप लोग डायग्राम जरूर देखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। इस तरह से देखिए, ऐसे करके फिर इस तरह से ये ऐसे, जैसे कि एक मतलब कि एक ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्लेट नुमा अगर ऐसे लिया जाए, थोड़ा सा ऐसे जो है, यहाँ पर देखिए जैसे इसको बनाया, एक प्लेट ले ले अगर, जैसे घर में आप लोगों ने देखा छोटा प्लेट जो होता है इस तरह से फैला हुआ होता है पूरा, ऐसे दोनों तरफ से, या फिर ऐसे लंबी लंबी नहीं, मतलब कि ऐसे पहले ऊपर से पतली होती है, फिर बीच में थोड़ी सी ऐसे मोटी, फिर नीचे से पतली होती है, उसी को यहाँ पर लिखा है। तथा दोनों ओर से पिचकी होती है, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरह से पतली होती है, और बीच में जो है थोड़ा सा मोटी होती है, ठीक है। इनका व्यास लगभग 7.5 म्यू होता है, ठीक है। अगर व्यास की बात करें, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसका व्यास कितना होता है, 7.5 म्यू होता है। तथा मोटाई मोटाई इनकी लगभग 2.0 म्यू होती है, ठीक है। म्यू यानी कि माइक्रोन होती है, ठीक है। इनका व्यास जो होता है, व्यास को आप लोग इस तरह से कर लीजिए अंडरलाइन, इनका व्यास लगभग 7.5 माइक्रोन तथा जो मोटाई होती है वो 2.0 में होती है। और फिर नीचे हमारा दूसरा पॉइंट है, इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन की बनी एक रंग होती है, जिसके कारण जो है हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो लाल होता है, ठीक है। जो होता है उसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन नामक एक लौह प्रोटीन होता है, यानी कि एक ऐसे कि आयरन, जैसे सब लोग कहते हैं कि इनके ब्लड में मतलब कि आयरन, सबके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है या फिर आयरन बढ़ जाता है, तो वही होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन की बनी एक रंग होती है, ठीक है।
हीमोग्लोबिन श्वसन जल अथवा वायु से ऑक्सीजन लेकर तुरंत एक अस्थायी यौगिक बनाती है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या कहते हैं उसे? हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन जल अथवा, यानी कि जब हीमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं और हमने जो पानी पिया है उसको लेकर के, अथवा वायु से सांस लिया और वायु से ऑक्सीजन को लेकर के हमने सांस लिया, वायु से क्या आया? ऑक्सीजन आया, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और ऑक्सीजन को लिया। तो ऑक्सीजन को लेकर तुरंत एक अस्थायी यौगिक बनाती है, अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। उसका नाम जो है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे भाग में जहां ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, जैसे कि हमारे शरीर में अगर कहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनी रहती है वो उस कमी को पूरा करती है। वहां पर क्या करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? वहां ऑक्सीजन को विमुक्त कर देती है, वहां पर ये ब्लड के थ्रू जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और वहां पर ऑक्सीजन को रिमूव करती है। उसके बाद यह ऑक्सीजन श्वसन के पदार्थों में काम आती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन श्वसन के पदार्थ में हमारे काम आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। आप लोग इसे लिख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर आई होप आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा देर बाद मिटाती हूँ ताकि आप लोग पूरा बढ़िया से लिख पाए। जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, फिर इसे हम पूरा रफ करके व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं हम पढ़ चुके हैं और हमारा दूसरा टॉपिक है श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा में कम होती है। तो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमारी लाल रुधिर कणिकाएं निकलती है, क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है वो क्या काम करती हैं? वो जो है चोट जो लगी रहती है उसको रोकने का कार्य करती है। ठीक है, और उनकी संख्या भी कम होती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वो जो रेड ब्लड सेल्स था उसे हम क्या कहते थे? इरिथ्रोसाइट्स कहते थे, और इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका कोई रंग नहीं होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होती है उनका रंग कौन सा होता है? लाल होता है। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है इनका कोई रंग नहीं होता। ये मतलब कि ऐसे पानी की तरह नहीं, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि पानी कलर भी नहीं होगा ज्यादातर। अगर अच्छे से मतलब क्यों किया जाए, अगर उसके कलर का अच्छे से कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एकदम मतलब कि एकदम हल्के सफेद रंग का होता है पूरा। ठीक है, इनका कोई रंग नहीं होता है। ये प्रायः दो प्रकार की होती हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो अगर हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स कोशिकाओं का जीवद्रव्य को कणिका युक्त होता है। ठीक है, इनका जो जीवद्रव्य होता है वो कणिका युक्त होता है। लेकिन जो अग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं उनका जो जीवद्रव्य होता है वो कणिका बिना कणिकाओं के होता है। ठीक है, जैसे जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। ये एक होता है जो कणिका युक्त होता है, दूसरा जो होता है बिना कणिकाओं के होता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट में करिएगा जरूर। अगर आप लोगों ने अभी इसे नहीं दिखा है, जहां मतलब कि जहां तक हम पहुंचे, अगर आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि उनके नाम क्या क्या होते हैं। पहला होता है इस्नोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिए। उसके बाद हम एस्नोफिल्स के बारे में और बेसोफिल्स के बारे में और न्यूट्रोफिल्स के बारे में तीनों आप लोगों को बारी बारी से पूरा डिटेल में बताते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्नोफिल्स के बारे में। स्नोफिल्स क्या होता है? ये 70 से 300 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होते हैं। कितने होते हैं? 70 से 300 प्रति घन जो है। ठीक है, 70 से 300 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होते हैं। इनका केंद्रक जो होता है वो द्विपालित होता है। द्विपालित का अर्थ होता है यानी कि दो पालियां होती हैं, इनमें दो लोब्स पाए जाते हैं। किसी शरीर के अंग के दो भाग होते हैं, जैसे कि उसी तरह से दो लोब्स का मतलब यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एक लोब्स ये हो गया, एक लोब्स ये हो गया। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। तो एक गोला यहाँ पर है, इसके अंदर जो है सब वो भरा हुआ है इसका। उसके बाद फिर एक लोब्स और है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसका जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। यह एलर्जी प्रतिरक्षण एवं अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कि जैसे कोई एलर्जी हो गई तो उसके लिए ये बहुत ही काम करता है। कोई प्रतिरक्षण हो गया या अति संवेदनशीलता है, जैसे कि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इनका स्नोफिल्स बढ़ गया। स्नोफिल्स क्या है? एक प्रकार का मतलब अति संवेदनशीलता में आता है।
स्नोफिल्स बढ़ जाता है जब, तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, ठीक है। और जब स्नोफिल्स घट जाता है तो क्या होता है, हमें पीलिया हो जाती है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर किसी का रिपोर्ट दे दिया गया देखने के लिए, तो आप लोग कैसे पता करेंगे स्नोफिल्स क्या होता है, उसके बारे में जब पता रहेगा तब ना, कि कितना मतलब बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, ठीक है। इनका ये एलर्जी प्रतिरक्षण एवं अधिसंवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये 35 से 150 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होते हैं। इसका कितना होता है, 70 से 300 प्रति घन। इसका कितना होता है बेसोफिल्स का, 35 से 150 प्रति घन, ठीक है। इनका केंद्रक जो होता है वो एस आकार का होता है, ठीक है। कैसा होता है, जो बेसोफिल्स होते हैं इसका केंद्रक जो होता है वो एस आकार का होता है। लेकिन जो बुक में हमारे मतलब डायग्राम दिया उसमें मतलब बहुत ज्यादा एस टाइप नहीं बनाया, उसमें सब बस जो है केंद्रक के सारे जो द्रव्य होते हैं वो सब कुछ भर दिया गया है, ठीक है। आप लोग बुक, अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग बुक में क्लियर देखिएगा। यहाँ पर बोर्ड पे जैसे कि अच्छे से उतना क्लियर बन नहीं पाता है एक डायग्राम में, तो इसलिए जैसा मतलब कि एक गोला, एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर जो है कुछ जीव द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे वो एस फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा इसमें एस बनाएंगे तो ये जैसे ऐसा थोड़ा गोचा गोचा सा लगने लगेगा, जैसे लगेगा कि पूरा सब कुछ इसी में लिप गया है एकदम, ठीक है। इनका केंद्रक जो है एस आकार का होता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये 4000 से 5000 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होता है इनका। कितना होता है, 4000 से 5000। इनका केंद्रक जो होता है ये 2 से 5 पिंडों में बटा होता है। कितना, इनका केंद्रक कैसा होता है, बेसोफिल्स का एस आकार का होता है। इसका केंद्रक कैसा होता था, द्विपालित होता था। लेकिन जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है इसका केंद्रक जो होता है ये 2 से 5 पिंडों में बटा होता है। इनमें सबसे अधिक भक्षण क्षमता होती है। भक्षण क्षमता का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर बात करें फैगोसाइट्स होते हैं। इनमें मतलब कि किसी चीज को खाने की, भक्षण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, ठीक है। इसलिए इनका जो केंद्रक होता है 5 पिंडों में बटा होता है। इनमें सबसे अधिक भक्षण की क्षमता होती है। यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, एक केंद्रक है और इसमें मतलब कि इस तरह से देखिए ये बना हुआ है, थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा हल्का टेढ़ा टाइप होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसमें भक्षण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा जो है अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट ये किसका पॉइंट था, ये ग्रेन्युलोसाइट्स के प्रकार थे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स। आप लोग इसे कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, उसके बाद प्लेटलेट्स बताएंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के बारे में, ठीक है। पहला जो हमारा पॉइंट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो छोटे आकार की होती है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 20 से 30% होती है, ठीक है। यानी कि जो श्वेत कणिका होती है, श्वेत रुधिर कणिका होती है, ये उसका 20 से 30% होती है, ठीक है। ये शरीर में प्रतिरक्षण का कार्य करती है। इसका क्या कार्य होता है, ये शरीर में प्रतिरक्षण का, यानी कि जो चोट वगैरह लगती है उससे प्रतिरक्षा का जो कार्य होता है वो यही करती है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होती है, ये लिम्फ जो होती है यही आकर के जब हमें कहीं पर कट लग जाता है जैसे ब्लड वगैरह से, तो जो ब्लड निकलता रहता है, तो कुछ देर बाद जब ब्लड रुक जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मतलब पतली लेयर हो जाती है सफेद रंग की, तो ये वही होती है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। यही जो होते हैं ये जो है अपना मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र लाके वहाँ पे बना देती है, अपना जालनुमा संरचना बनाती है, जिससे हमारा जो ब्लड आता रहता है शरीर से हमारे वो बंद हो जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं वे श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी होती है। मोनोसाइट्स जो होती है ये अभी तक जितने भी हमने मतलब कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के जितने भी पार्ट पढ़े हैं उनमें मोनोसाइट्स जो होती है ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। किंतु इनका केंद्रक छोटा तथा कोशिका द्रव्य में अधिक मात्रा में होता है। इनका केंद्रक जो होता है वो छोटा होता है तथा कोशिका द्रव्य में अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। ये भक्षण द्वारा बैक्टीरिया आदि बाहरी वस्तुओं को नष्ट कर देती हैं। जैसे कि जब हमने मतलब कि कुछ भोजन किया हो, जैसे कभी थोड़ा बहुत अगर रहता है तो इनमें लड़ने की क्षमता रहती है। जैसे हमने कोई भोजन किया उसमें कुछ मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आए हैं, अगर कम मात्रा में है तो ये उसको आसानी से मतलब भक्षण द्वारा उसे नष्ट कर देती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भक्षाणु भी कहते हैं। आप लोग इसे भी कर लीजिएगा, इन्हें इसलिए क्या कहते हैं, भक्षाणु कहते हैं। भक्षाणु या इंग्लिश में फैगोसाइट्स क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फैगोसाइट्स कहते हैं, फैगोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फैगोसाइट्स या भक्षाणु कहते हैं। इसका जो डायग्राम है देखिए लिम्फ का,
लिम्फोसाइट्स का जो डायग्राम है, यहाँ पर ये आकार में छोटी होती है किंतु श्वेत रुधिर कणिकाओं की 20 से 30% होती है। मतलब कि ये ऐसे मतलब कि एक गोला होता है, इसके अंदर मतलब कि सब पूरा जो है उसके तरफ ये सब कुछ भरा हुआ होता है। लेकिन जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स का क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में ये सबसे बड़ी होती है, यानी कि इसका जो केंद्र गोला है ये सबसे बड़ा होगा केंद्रक, किंतु इनका केंद्रक सबसे छोटा होता है। यहाँ पर एक छोटा सा गोला होता है तथा कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होती है। ये पूरा एकदम पूरा अच्छी तरह से फिलअप होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से पूरा कोशिका द्रव्य जो होता है वो अधिक मात्रा में भरा होता है। ये भछाड़ू इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसमें बहुत कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल मतलब कि बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों ने एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया तो ये पक्का है कि मतलब दिमाग में आप लोगों को बैठ जाएगा। आप लोग इसे कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को एक पॉइंट है प्लेटलेट्स, उसे बता दें, फिर रुधिर के कार्य, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हटाते हैं। छोटा सा बिल्कुल आसान पॉइंट है ये। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स तो आप लोगों ने जरूर ही नाम सुना होगा, मतलब कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने प्लेटलेट्स का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा बताने की वो नहीं है इसका, लेकिन जो एक और नाम होता है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछ लिया प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं तो उसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये केवल स्तनियों के रुधिर में ही पाया जाता है। अब स्तनधारी किसे कहते हैं? स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। ये केवल उन्हीं के रुधिर, जो बच्चे को मतलब कि दूध पिला सकते हैं अपने, ठीक है, स्तनियों के रुधिर में ही होता है। ये अति सूक्ष्म में अगर एक मतलब कि लगभग इनका नंबर मतलब लिया जाए कि कितनी संख्या में, अति सूक्ष्म में 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन होते हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं, संकुचनशील, गोल तथा केंद्रक रहित होती है। ये संकुचनशील होते हैं और गोल होते हैं, गोल और केंद्रक रहित, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक रहित होती है। और इनका जीवद्रव्य कणिका युक्त होता है। इनका जो जीवद्रव्य होता है वो क्या होता है? कणिका युक्त होता है। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा कर थक्का बना देती है। जैसे हमने मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में बताया था, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एक अपना लेयर बना लेती हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स होती है ये रुधिर जो होता है उसको जमाने का कार्य करती है। ये मतलब कि लेयर नहीं बनाती, जहाँ पर चोट लगी हो उससे ब्लड जो होता है उस ब्लड को जमाने का कार्य करती है। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स आता है, लिम्फोसाइट्स जो होता है वो अपना एक जाल बना लेती है जिससे ब्लड जो होता है वो जमा रहता है, वो बाहर नहीं आता है, ठीक है, थक्का बनाने का कार्य करती है। अब हम आगे, हमारा पॉइंट है रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य में क्या होता है? रुधिर के मुख्य कार्य हैं, जैसे कि इसके कई कार्य हैं, लेकिन 4-5 मतलब कि 4-5 कार्य अप्रोक्सीमेटली बहुत है इसके लिए, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग 4 से 5 अगर कार्य भी बोर्ड में अगर आ गया तो उतना भी अगर आप लोगों ने लिख दिया तो बहुत है उतना। रुधिर द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से उत्को तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो रुधिर होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से उत्को तक, कार्बन डाइऑक्साइड उत्को से फेफड़ों को जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो फेफड़े से उत्को को लेकर, उत्को के फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है और ऑक्सीजन को लेकर आती है बाहर से, ठीक है। रुधिर द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन उत्सर्जी अंगों तक होता है। जो रुधिर होता है उसी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन उत्सर्जी अंगों तक होता है, जो हमने आप लोगों को डाइजेशन में बताया था, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन भी छोटी आंत से यकृत को और वहां से विभिन्न अंगों को रुधिर द्वारा ही होता है। ये भी हमने आपको डाइजेशन में बताया था, जो हमने जो भोजन किया उसका डाइजेशन जब होता है छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से यकृत को जाता है और यकृत वहां से क्या करती है, अपने तरह तरह के एंजाइम्स निकाल करके उसका पाचन करती है, और फिर पाचन करने के बाद उसके जो मतलब कि प्रोटीन युक्त अच्छे मतलब कि जो अच्छे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उन पदार्थों को हमारे शरीर में रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैला देती है, ठीक है। इन सब, जो हमारा 4th पॉइंट है, इन सबके अतिरिक्त हार्मोन, स्रावी पदार्थ तथा विषैले पदार्थ का परिवहन भी रुधिर द्वारा ही होता है। जैसे कि अगर इन सबको मतलब भोजन हो गया और अच्छे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये हो गए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गए, इन सब के अलावा जो हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं और विषैले पदार्थ जो भी होते हैं उनका परिवहन भी जो है रुधिर के द्वारा ही होता है। तो कुल मिलाकर कि हमारे शरीर में मतलब अगर कुछ भी है तो उसका परिवहन किसके प्रकार से होगा, किसके द्वारा? वो रुधिर के द्वारा ही होगा। अगर जैसे कि हमने एक
जैसे हमें कोई भी बुखार हुआ हो तो हमने अगर एक इंजेक्शन भी लिया है तो उस इंजेक्शन में जो दवा भरी होती है, जो मेडिसिन होता है, उसका भी परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, हमारे रुधिर के द्वारा ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बॉडी में डाल दिएगा तो ऐसे अपने हाथ से हो जाएगा, वो रुधिर में पहले मिलेगा, रुधिर फिर अपने तरीके से उसको पूरे बॉडी में फैलाती है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हुआ। अब हमारा एक पॉइंट और है जो हम इस लेक्चर में बताएंगे, वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, आप लोग पहले इसे कर लीजिए, फिर हम ब्लड ग्रुप के बारे में बता के अपने इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। और आज आप लोगों को एक क्वेश्चन भी मैं दूंगी, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे, तो तैयार हो जाइए, इसे लिखिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसका रक्त आधान के बारे में, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जो होता है कि रक्त का लेन देन किस प्रकार होता है और जो हमारा रक्त है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो मनुष्य में निम्न 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निम्न 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए छूट गया, निम्न 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और फिर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों, फिर ओ। ठीक है, ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। इसके कणिकाओं में एंटीजन, जो मतलब कि रक्त का जो कणिका होती है उनमें एंटीजन पाया जाता है, और जो प्लाज्मा होती है उनमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा है कि आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन कौन कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति कौन कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दे सकते हैं, ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिना जांच के मतलब कि किसी को रक्त चढ़ा दिया गया तो उससे क्या होगा कि मतलब रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, यहाँ के बीमार भी हो सकता है, उसका ब्लड जो है वो क्लॉट कर सकता है। ठीक है, इसलिए पहले उसकी जांच की जाती है प्रॉपर तरीके से, ब्लड ग्रुप मैच करवाया जाता है, उसके बाद उसे रक्त दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो सर्वदाता होते हैं और सर्वग्राही, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं और सभी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो ए बी रक्त समूह होता है, ए बी रक्त समूह का व्यक्ति जो होता है वो किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति का जो ब्लड है उसे ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और जो ओ रक्त समूह का व्यक्ति होता है वो किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को अपना ब्लड जो है वो दे सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए और ओ ब्लड ग्रुप, ये दोनों जो है मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में इन दोनों को पूछ लिया जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति मतलब कि सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ग्रहण कर सकता है रक्त, और कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी को रक्त अपना दे सकता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे हार्ट के बारे में, कि हार्ट के द्वारा हमारे शरीर में रुधिर का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो बाय बच्चों, ठीक है, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, हमने जो आप लोगों को एक क्वेश्चन देने के बारे में कहा था, वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस जीव का ब्लड जो होता है वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, आप लोग जरूर ये कमेंट में बताइए। क्वेश्चन याद से सुनिए, किस जीव का ब्लड जो होता है वो सफेद होता है और किसके कारण होता है। ठीक है, बाय बाय।